आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 10th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो चुका है। और बच्चों उसमें हम ये मान लीजिए कि हम लोग आपका सेकेंड लास्ट आपका चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपकी बुक का एक चैप्टर और बचेगा और आपकी इकोनॉमिक्स जो बुक है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ क्षमा चाहूंगा, चैप्टर नंबर 4 की तरफ आपके बढ़ चलते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से वैश्वीकरण है उसको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे और पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय ले तो सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि हमारे सामने है चैप्टर नंबर 4 हमारे सामने उपस्थित है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले वैश्वीकरण को समझना है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। वैश्वीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। क्या है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन का है। अब देखिए, अब हम कैसा ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, हम किस प्रकार के ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे और उसका हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे समरूपता देखेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण है क्या, आप किसको कहेंगे। इन सब विषय को, इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत, अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा मेन कंटेंट आ जाए, बाकी इमेजेस जो हैं वो ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमसे कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। कह रहे कि हमारे सामने अगर हम बात करें उपभोक्ताओं के रूप में, तो हमारे सामने क्या है, कुछ वस्तु और आपकी सेवाओं के कैसे हैं विस्तृत, मतलब बड़े ऑप्शंस हमारे सामने हैं। क्लियर है? कोई बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं, बहुत से ऐसी आपकी सर्विस हैं जिनके बहुत बड़े विकल्प हमारे सामने हैं। विश्व के शीर्ष स्थल विनिर्माताओं द्वारा निर्माता डिजिटलकरण, कैमरा, मोबाइल फोन और टेलीविजन के निर्माता मॉडल हमारे लिए सुलभ है। अब कह रहे कि अगर हम लोग बात करें कि विश्व में जो टॉप में जो आपका क्या कर रहे हैं, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भी निर्माता हैं, जो भी कुछ निर्माण कर रहे हैं, चाहे उनमें तो आपका डिजिटल आपका कैमरा हो, आपका मोबाइल हो, फोन हो, और चाहे आपका टेलीविजन हो, इनको हम लोग क्या करते हैं, नवीनतम मॉडल ने क्या किया है हमारे लिए आपके सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो हमारी सड़कें हैं उन सड़कों पर आप लोग क्या देख सकते हैं, जो हमारी कार हैं आप उनके नए नए मॉडल आप हमेशा देख सकते हैं। वे दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फील्ड कारें ही आपके दिखती थी। अब देखिए, पहले शुरू में आप कार देखेंगे, एम्बेसडर कार आपने बड़ी देखी होगी, तो पहले ये बड़ी कॉमन कार थी हमारे यहाँ, एम्बेसडर ही दिखाई देती थी, फील्ड ही दिखाई देती थी। अब देखिए, अब आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस हैं कार के, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें भी आपकी वैरायटी है कि आप पेट्रोल ले लीजिए, आप डीजल ले लीजिए, आप सीएनजी ले लीजिए, अब तो इलेक्ट्रिक वाली भी आपके सामने आ रही है, और कुछ समय बाद हाइड्रोजन से आपकी चलने वाली जो कार हैं वो भी आपके सामने आएंगी। आज भारतीय विश्व की लगभग शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आज भारतीय हैं, जो विश्व में आपकी टॉप मोस्ट आपकी कंपनी है, जैसे कि आपका आपका मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, जो ये आपकी गाड़ियां हैं, बीएमडब्ल्यू की जो भी गाड़ियां हैं, उनको कौन खरीद रहे हैं, आपके उनसे निर्मित कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड में भी इस प्रकार तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। और कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके दूसरे ब्रांड हैं जिनमें भी आप बहुत तीव्र वृद्धि आप देख सकते हैं। किस दिशा में बच्चों? खरीदने की दिशा में। कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रसाधीकृत फलों तक के रस तक, कि बोले चाहे आपके ब्रांडेड, चाहे आपकी कमीज हो, आपके शर्ट हो, वो आपके टीवी हो, चाहे आपके जूसेस हो, उन सब की बात कर रहा है। उन सब में आप ये सब चीजें देख सकते हैं। अब देखिए, हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षित नवीन परिघटना है। कह रहे कि जो हमारे मार्केट है, जो हमारे बाजार हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे विकल्प हमारे सामने उपस्थित हैं जो आपके नवीन परिघटना, नई घटना को हमारे सामने है।
2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिली होगी। क्या नहीं मिली होगी? कि 2 साल पहले आपको ऐसी विविधता कहाँ नहीं मिली होगी जो हमारे बाजार हैं उनमें नहीं मिली होगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। अब कह रहे हैं कि कुछ ही आपके वर्षों में जो हमारा बाजार था, जो मार्केट था, बिल्कुल बदल गया। अब देखिए, आप कोई शर्ट लेने खरीदे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारा बाजार कैसे बदला है। आप मान लीजिए कोई पैंट या शर्ट लेने के लिए गए, आपने कहा डिजाइन तो यही चाहिए लेकिन मेरे को इसमें कलर दिखा दो। क्या दिखा दो? कलर दिखा दो कि मेरे को इस कलर की शर्ट पसंद नहीं है, मेरे को ग्रीन में चाहिए, मेरे को येलो में चाहिए, मेरे को चेक में चाहिए, लेकिन पैटर्न सेम रहना चाहिए। क्लियर है? आप जाओ किसी दुकान के पास तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे विकल्प, आपके पास हर चीज में आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे हमारी बाजार व्यवस्था क्यों बदल रही है? आप देखेंगे कि हमारे खाने पीने में बहुत आपकी नई नई चीजें आपकी ऐड हो गई। क्लियर है? क्या हो गई? नई नई चीजें ऐड हो गई। अब देखिए, आज से 8-10 साल पहले आपका रियल जूस बहुत कम देखने के लिए मिलता था और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं। क्लियर है? ये चीज कैसे ऐड हो गई हमारे खान पान में? इन सब चीजों को हम बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसी का पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर हम इनको समझेंगे, इस पूरी बाजार व्यवस्था को, इस पूरी ग्लोबलाइजेशन को, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को, इनके साथ हम लोग मिलकर झूलकर और कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है, उसको हम लोग इन चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से उसको जानेंगे, उसको परखेंगे और उसको हम लोग आपका देखेंगे। बच्चों, आइए हम लोग इस पर आपकी बात करते हैं। देखिए, हम इस परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? कह रहे हैं कि जो ये आपका तेजी से जो आपका परिवर्तन हो रहा है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तन को ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन फैक्टरों को आपका ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये किस प्रकार लोगों का जो जीवन है ये आपका प्रभावित आपका कर रहे हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और कह रहे हैं कि कैसे इन चीजों से जो आपके लोग हैं उन लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आपका जानेंगे, आपका देखेंगे। देखिए, एक इमेज आपके सामने समक्ष दी गई है। आप सबसे पहले ये वाली इमेज देखिएगा। देख रहे हैं बच्चों? ये देख रहे हैं? फिर उसके बाद आप नीचे की ये वाली भीड़ देखिए। ये किसी बाजार की इकट्ठा की गई वहां की फोटो है जहां लोग इकट्ठे हुए हैं। चलिए, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। अब टॉपिक का अगला पार्ट जो हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं और जो बहुत जरूरी है, देखिए, अंतर्देशीय उत्पादन, यानी कि ऐसा उत्पादन जो देश के अंदर होता है। कहां होता है? देश के अंदर होता है, अंतर्देशीय। क्लियर है? देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। कह रहे कि जब तक आपकी 20वीं सदी थी, 20वीं सदी तक क्या था कि जितना भी आपका प्रोडक्शन होता था मुख्य रूप से वो कहाँ था? जो हमारे देश की सीमा है उस सीमा के अंदर ही आपका सीमित था कि हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं देश के अंदर ही कर रहे हैं। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल आपका कच्चा माल, खाद्यान्न पदार्थ और तैयार किए गए उत्पाद ही थे। कह रहे कि अगर कुछ सामान अगर सीमा से बाहर जा रहा था, मतलब कोई सामान अगर आपका देश से बाहर जा रहा था, तो देश से बाहर जाने वाले सामानों की अगर मैं बात करूं तो वो कौन था? या तो कच्चा माल था जो देश से बाहर जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें थी जो आपको खाद्यान्न रूप में यूज हो रहा हो, दाल चावल चीनी वगैरह ये सब चीजें, या फिर जो आपका तैयार किया गया उत्पाद, कोई चीज आपकी प्रोसेस करी है, ये ऐसी ही चीज थी जो आपकी केवल देश के बाहर जा रही थी, बाकी देश के अंदर बन रही थी और देश के अंदर ही बिक रही थी। उससे पहले ऐसा और कुछ नहीं था, केवल कच्चा माल, खाने पीने की चीजें और कुछ उत्पाद जो थे वो आपके बाहर जा रहे थे। भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे। अब देखिए, जब अगर हम लोग बात करें तो यहां से क्या हो रहा था? आपका कच्चा माल और जो खाद्यान्न पदार्थ है वो ही आपका निर्यात। निर्यात का मतलब होता है भेजना। देखिए, 2 शब्द आते हैं बच्चों, एक होता है आयात, ठीक,
आयात का मतलब होता है किसी देश से सामान मंगवाना। जो आपका सामान है, आप उस सामान को क्या करते हैं, मंगवाते हैं। सामान को आप उसे मंगवाते हैं, मंगवाना। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब देखिए, एक होता है अब आपका, यहां लिख देता हूं कोने में, निर्यात। क्या होता है बच्चों? दूसरा आपका होता है निर्यात। निर्यात का मतलब है अपने देश से। कहां से बच्चों? अपना जो देश है, अपने देश से सामान, सामान का मतलब वस्तु या कोई भी सर्विस जो है, आप जो सामान को क्या करना है, सामान को बाहर भेजना। बाहर का मतलब है बच्चों भेजना। बाहर भेजने का मतलब है देश की सीमाओं से बाहर भेजना। कहां भेजना? जो आपके देश की सीमा है, उस देश की सीमा से उस सामान को आपका बाहर भेजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे, आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए, व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया है। कह रहे कि जो आपका ट्रेड है, जो आपका व्यापार है, और दूर दूर के जो भी देश हैं, उन देशों को आपस में जोड़ने का क्या है, मुख्य जरिया है। यानी कि इसी के माध्यम से हम दूर के जो देश हैं उनको जोड़ सकते हैं, उनसे अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? केवल ट्रेड के माध्यम से, केवल व्यापार के माध्यम से। आप देखिए, हमारे जो कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? अगर हम चाइना की बात करें तो हमारे सीमा विवाद, हमारे राजनीतिक बहुत सारे मुद्दे उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेड है वो उसके साथ बहुत अच्छा चलता है। यूएस के साथ देखिए हमारा ट्रेड होता है, पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड होता है, नेपाल के साथ हमारा ट्रेड होता है, बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड होता है, श्रीलंका के साथ हमारा ट्रेड होता है। तो सब व्यापार हम अपने देश जो है, अपने पास पड़ोसियों के साथ, दूरस्थ देशों के साथ, यूएस के साथ, कनाडा, न्यूजीलैंड, जितने भी देश हैं, हम किसी देश से कुछ मंगाते हैं, किसी देश से कुछ मंगाते हैं, उनसे हमारा ट्रेड होता रहता है। और कह रहे हैं कि यही आपस में जुड़ने का एक जरिया है। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्र कंपनी कहा जाता है, आप जिन्हें, जो आपकी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिनके कई देशों में ऑफिस हैं, जिनका करोड़ों अरबों रुपए आपका टर्नओवर है, एक साल में इतना पैसे का आयात निर्यात करते हैं, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्र कंपनियां कहते हैं। हम क्या बोलते हैं उनको? बहुराष्ट्र कंपनियां कहते हैं। अब देखिए, आप क्या कहेंगे उन्हें कि ये कैसी हैं आपकी बहुराष्ट्र कंपनियां? तो आप उनको सब चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, आप उन पे बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए कि परिदृश्य से पर उभरने का पहले युग था। एक बहुराष्ट्र कंपनी वह कंपनी है। अब देखिए, बहुराष्ट्र कंपनी के बारे में आपको बता रहा है जो एक या एक देश से अधिक उत्पादन में नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हो। आप किसको कहेंगे बहुराष्ट्र कंपनी? आप कहेंगे बहुराष्ट्र कंपनी वो है जिसका एक या एक देश से अधिक में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, या वहां अपना मालिकाना हक रखती है। बहुराष्ट्र कंपनी उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिलते हैं। क्या करते हैं? जहां नो आपके सस्ते श्रम मिल जाए और अन्य आपके संसाधन मिल जाए, ऐसी जगह वो अपने कारखानों को स्थापित करती हैं। क्या करती हैं? उन कारखानों को स्थापित करती हैं। ठीक, उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्र कंपनियां ऐसा करती हैं। और ऐसा क्यों करती हैं? कि जो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाए और उनको लाभ कैसा मिले? आपका अधिक मिले। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि उनको सस्ता श्रमिक मिल जाए और अन्य जो आपके संसाधन हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो भी उनको मिल जाए। तो उनसे क्या होगा कि जो आपकी वस्तु बनेगी उसमें लागत कम आएगी, खर्चा कम आएगा और हमको लाभ अधिक होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों करती हैं? ऐसा इसलिए करती हैं। और निम्न उदाहरणों पर विचार करते हैं और कह रहे कुछ एग्जाम्पल हैं जिन पर हम लोग आपका विचार करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी जानकारी हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से हम लोग इससे देखते हैं और इसे हम पढ़ सकते हैं और इसे आपका समझ सकते हैं कि कैसे किस प्रकार की आपकी चीजें हो रही हैं। देखिए, एक बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा उत्पादन का विकास स्तर, कह रहे कि कोई एक
तो आपकी बहुराष्ट्र कंपनी है और उस बहुराष्ट्र कंपनी में आप उत्पादन का जो स्तर है आप उसको देखिएगा। जैसे औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्र कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादनों का डिजाइन कर रही है। अब कह रहे कि एक औद्योगिकरण जो आपके मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऐसी कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, और कहाँ की है? संयुक्त राज्य वो आपके अमेरिका की है। और वो क्या कर रही है? नया अनुसंधान यानी कि वो आपके रिसर्च केंद्र में क्या कर रही है? अपने नए उत्पाद यानी कि जो भी आपके नया कुछ आपका प्रोडक्शन करने वाले हैं वो उनके डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में भी निर्मित होते हैं और कह रहे हैं कि जो उसके पुर्जे हैं उन मशीनों के वो कहाँ बनते हैं? आपके चाइना में, आपके चीन में आपके तैयार होते हैं। फिर उन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और फिर पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार कर उत्पादन को विश्व बाजार में बेचा जाता है। अब देखिए, अब आप समझेंगे कि चाइना के अंदर क्या हुआ। जो मशीन के पुर्जे हैं वो बने, उनको जहाज से लाद कर कहाँ ले गए? आपके जो आपका मैक्सिको है, कहाँ ले गए बच्चों? मैक्सिको, समझिए। और मैक्सिको के बाद कहाँ ले गए? आपका प्लस जो आपका यूरोप है, यूरोप में ले गए, ठीक। और यहाँ पर क्या बना दिया? आपकी जो भी कुछ मशीन थी उसको बना दिया और फिर कुछ आपका प्रोडक्शन करा और उसको देश अन्य जो आपके देश हैं उन देशों में आपका सप्लाई कर दिया। तो आप देखते हैं किस तरह से जो बहुराष्ट्र कंपनियां वो अपना काम करवाती हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं होती है उनके पुर्जों की, उनके सेंटर कहीं होते हैं, ऑफिस कहीं होते हैं, और कहीं से किसी देश का अन्य देश का प्रोडक्शन होता है। आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो जो भी वो अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं उनको आपका विश्व भर में बेचते हैं। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। अब देखिए, कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से। अब आप मान लीजिए आपने कोई चीज ली, ठीक है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया, आपने मोबाइल लिया, आपने एसी लिया, आपने टीवी ली। छोटी सी बात है, आपने लैपटॉप ले लिया अपने पढ़ने के लिए। उस लैपटॉप में आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब आप उस पर लिखा होगा कि कस्टमर केयर नंबर। तो जब अब देखिए, जो आपका लैपटॉप है उस लैपटॉप के जो आपकी रैम है, उसके कीबोर्ड है, डिस्प्ले, वो कहीं बन के आई है, कहीं उसको जोड़कर दूसरे देश में वहां बनाया, फिर उसको अन्य देश में बेचा गया, ठीक। और उसका कॉल सेंटर कहां है? भारत में। अब आपने फोन किया, नंबर घुमाया कि हेलो, आप इस कंपनी से बात कर रहे हैं कस्टमर केयर? वो कहेंगे हाँ जी सर बोलिए। कह रहे हमारा ये लैपटॉप है, ये मॉडल है, ये रैम है, आप उसके विषय में बताएंगे और हमारे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने जो कॉल की वो कहां लगी? कॉल सेंटर कहां लगी? भारत में। वो भारत में किसी भी जगह हो सकता है। आप उनको समस्या बताएंगे, वो आपसे कहेंगे सर आपके नजदीक में आपका दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, जो भी जहां भी हो, उसको बोल देंगे कि अपने लैपटॉप को वहां लेके चले जाइए, हमारा वहां अपना अपना सर्विस सेंटर है, ये कंप्लेन नंबर है, मैं आपके मोबाइल पर वो कंप्लेन नंबर भेज रहा हूं। जब आप वहां लेकर जाएंगे तो ये नंबर उसको एंटर करते ही पूरी कंप्लेन उनको मिल जाएगी और आपका लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। जो भी कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आप सोच के बताइए कंपनी कहां की, किस प्रकार सर्विस दे रहा है। तो ऐसी कंपनी को आप बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्र कंपनी। अब देखिए, आप सोचिए कि आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं, आपका जो सिम है कोई भी कंपनी का, आप फोन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपके शहर में है ये आपका कॉल सेंटर? नहीं, ये देश के किसी भी कोने में हो सकता है और वहां से आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। वो आपसे पूछेगा आप किस राज्य के हैं, आप किस जिले के हैं, किस तहसील के हैं, किस शहर के हैं। फिर वो आपसे बताएगा कि वहां वो चेक करता रहेगा अपने सिस्टम पे, फिर आपसे कहेगा कि उस जगह आप जाइए, उस जगह हमारा अपना सर्विस सेंटर है, आप अपने सिम को वहां दिखा सकते हैं, नेटवर्क संबंधी ये सारी चीजें जो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं मैं उनको सॉल्व कर दूंगा, बाकी आपको वहां जाकर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सर्विस देती है कौन? ये बहुराष्ट्र कंपनियां। तो आपको इन सबको समझने की जरूरत है कि हम बहुराष्ट्र कंपनियां किनको बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आप इनको समझोगे तो आपको किसी भी प्रकार की, आप ये मानिए
कि आपको समस्या जो है बच्चों वो आपको नहीं आने वाली है, आप थोड़ा इसको ध्यान देंगे। अब देखिए, एक ये कॉल सेंटर चल रहा है, अब आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉल सेंटर को अगर आप इसमें देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देगा। क्या देगा ये आपको जानकारी? देखिए, यह बेंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूर संचार सुविधाओं, इंटरनेट को सुसज्जित करता है और विदेशी ग्राहकों को सूचना उपलब्ध कराता है। कहाँ के ग्राहक हैं? विदेशी। उनको क्या कर रहा है? सूचना में आपकी मदद करता है। कौन? ये कॉल सेंटर है कहाँ आपका? बेंगलोर में। जानकारी कहाँ का दे रहा है? विदेश के लोगों को। तो ये ऐसे कहीं भी हो सकता है। अब देखिए, पढ़ा हम आपको देहरादून स्टूडियो से रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के सभी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हमारी सर्विस भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे थे बहुराष्ट्र कंपनियों के। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुराष्ट्र कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवा का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। अब ये नहीं कि वो जो उत्पादन है उसको तैयार करके बेच रही हैं, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी वस्तु है, उनकी सर्विस है, उनका उत्पादन क्या कर रहे हैं? विश्व स्तर पर कर रही हैं। परिमाणतः उत्पादन प्रक्रिया क्रम से जटिल ढंग से संगठित हुई हैं, और कह रहे हैं जो भी उत्पादन प्रक्रिया है वो क्या हुई है? जटिल ढंग से संगठित हुई। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र है। चाइना कैसा है? जो भी चीजें बनाता है वो कैसी बनाता है? सस्ता विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। कहाँ? चाइना। जो भी चीजें बनती हैं बहुत सस्ते बनती हैं, का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्व एशिया, यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। और कह रहे हैं कि मैक्सिको और यूरोप में क्या है कि जो आपका यूरोप का, जो अमेरिका के देश हैं, उनके बाजार उनके पास में पड़ते हैं, इसके कारण उनको प्रॉफिट होता है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं। बच्चों ध्यान देना इस बात को। भारत में क्या है? भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर यानी कि स्किलफुल इंजीनियर उपलब्ध हैं, जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं वहां उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कॉल सेंटर है वहाँ इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, चाइनीज भाषा मिल जाएगा। हमारे यहाँ सारी भाषा के जो शिक्षित हैं, युवक हैं, वो उपलब्ध है। ये सभी चीजें बहुराष्ट्र कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत करती हैं, और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो कंपनी की सेविंग है वो आपकी कर देती है। अब एग्जांपल समझिए। मान लीजिए भारत का कोई लड़का जॉब कर रहा है किसी भी कॉल सेंटर कंपनी में, किसी भी मान लीजिए यहाँ कंपनी है, तो उसको महीने का 10 से 15,000, 8,000 रुपए से स्टार्ट कर वो आपका वहां 15, 20, 25 तक देते हैं। मान लीजिए अगर यही कंपनी यूरोप में होती तो वहां उसको कम से कम 8-10 लाख रुपए पर मंथ आपका पे करना पड़ता, और जबकि इतना अच्छा काम नहीं होता। तो इसलिए जितनी भी ये सारी कंपनियां, ये हमारे यहाँ कॉलिंग का जो काम है ये उसको भेजती हैं। क्लियर है? इसको हम लोगों को तो आपको देखना होगा, ठीक है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्र उत्पादन प्रक्रिया के प्रयास से असीमित लाभ हो सकते हैं, और कह रहे कि यही कारण है कि अगर हम लोग इसको पार करें तो हम लोग को कह सकते हैं बहुराष्ट्र के जो लाभ हैं वो हमको अपार रूप में संभावित हो सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने प्रोडक्शन कहीं और देश में भी करते हैं तो हमको बहुत सारा जो आपका लाभ है वो सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी मात्रा में वो आपका क्या है बच्चों हो सकती है, ठीक है ना। इन सब चीजों को आपको देखना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत आपने बहुराष्ट्र कंपनी के विषय में पढ़ा कि आप किन को बहुराष्ट्र कंपनियां कहेंगे, क्या उनकी स्थिति है, कैसी चीजें हैं, आप किन को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, कैसे वहां चीजों का निर्माण होता है, कैसे अपनी गुड्स एंड आपके सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, बहुराष्ट्र कंपनियों का विषय में क्या है कि वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कुछ चीज बनाते हैं वो किसी और देश में, असेंबल यानी कि उन सबको एक जगह जोड़ने का काम किसी और देश में, फिर उन मशीनों को अन्य देश में बाहर भेजा जाता है, कुछ को वहीं रोककर कुछ चीजों को आपका बनाया जाता है, फिर जो उनके सामान होते हैं अन्य देश में उनको प्रोडक्शन किया जाता है। मान लीजिए कोई आपने सामान लिया, उसमें कोई समस्या है,
उसकी सुविधा के लिए वो लोग कॉल सेंटर प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है कि आपको अगर किसी भी समस्या है तो आप कस्टमर केयर नंबर पर जाकर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्र कंपनियां हमको उपलब्ध हैं, और जो आपका प्रोडक्शन है वो किसी एक देश से दूसरे देश के बाहर आपका हो रहा है। और हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें लेक्चर करेंगे, तो आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे इसको घर जाकर एक बार लेक्चर को अवश्य रिवीजन करेंगे। आज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।